इंडिया टुडे के हालिया सर्वे देश का मूड यानी कि मूड ऑफ द नेशन जारी किया गया है। सर्वे में कई सवालों के जवाब देशवासियों ने दिए हैं। देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल 2020 में 66% लोग नरेंद्र मोदी को देश के अगले पीएम के तौर पर देख रहे थे, लेकिन इस बार 24% लोगों ने ही मोदी के नाम पर मुहर लगाई। पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार को 10 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब दाखिल करना होगा। दरअसल पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल जो हलफनामा दाखिल किया था वो पर्याप्त है। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई सभी याचिकाएं जानना चाहती है कि सरकार ने पेगासस का प्रयोग किया है या नहीं, लेकिन सामान्यतः ऐसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग सरकार नहीं करती और वह कोर्ट से कुछ नहीं छुपा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिलहाल 3 दिनों के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर है। इस दौरान तिरुवंबाड़ी पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि कृषि हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत का एक आंतरिक हिस्सा है। वो किसानों और उनकी इनोवेट करने की क्षमता में विश्वास करते हैं। उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है। वहीं अपने भाषण के दौरान केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, विमुद्रीकरण, जीएसटी और अब कृषि कानून भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक ढांचे को कमजोर करने के लिए तैयार किए गए हैं। इन कार्यों का परिणाम ये होगा कि भारत अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जौनपुर में जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने नौजवानों को ठगा। कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी है। इस पार्टी ने तेल, रेल, बिजली, पानी, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक, यहां तक कि बिजली घर तक बेच दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 संबंधी अधिकांश पाबंदियों को अब हटा दिया गया है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरे देशों में वायरस के नए वेरिएंट मिल रहे हैं। हमें इसका ध्यान रखना होगा कि ये चुनौतियां हमें प्रभावित न करें। सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों से राज्य और देश को कोविड-19 से मुक्त बनाने का संकल्प लेने की अपील की। ठाकरे ने ये भी चेतावनी दी कि अगर राज्य में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई तो लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। नागालैंड की पार्टियों ने नगा राजनीतिक मुद्दे यानी कि एनपीआई के जल्द से जल्द समाधान के लिए राज्य में सर्वदलीय सरकार बनाने पर सहमति जताई है। यह दूसरी बार है जब पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में सर्वदलीय सरकार होगी। ऐसी पहली सरकार 2015 में तब बनी थी जब 8 विपक्षी कांग्रेस विधायकों का तत्कालीन सत्तारूढ़ नगा पीपुल्स फ्रंट में विलय हो गया था। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष ने अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महंगाई, कानून व्यवस्था, कृषि कानून समेत कई मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर धरना प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के विधायक बैलगाड़ी पर गन्ना लेकर पहुंचे थे। वहीं कुछ विधायकों ने हाथों में सिलेंडर के कटआउट और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। कांग्रेसी नेता रिक्शा और ठेला लेकर विधानसभा पहुंचे। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी के जिला अस्पताल में एसएनसीयू सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट में एक नवजात शिशु वार्मर मशीन के हीटिंग पैड पर जिंदा जल गया। बच्चे का शरीर नीला पड़ गया था। वार्मर इतना गर्म हो गया था कि बच्चे के सीने से पेट तक की चमड़ी बुरी तरह से झुलस गई। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। इस घटना से गुस्साए बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि एसएनसीयू वार्ड का स्टाफ मोबाइल पर बिजी था। उन्होंने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में संसद में बिना बहस पास होने वाले बिलों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सांसदों के डिबेट से बचने के रवैये पर नाखुशी जताई। उन्होंने पुराने समय से तुलना करते हुए कहा कि पहले संसद के दोनों सदन वकीलों से भरे होते थे, हालांकि अब स्थितियां अलग है। ये नीतियों और उपलब्धियों की समीक्षा करने का समय है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया। ईडी ने देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर उनके पीए और पीएस को पिछले दिनों अरेस्ट किया था। 4 बार सम्मन भेजने के बावजूद देशमुख इस मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब याचिका खारिज होने के बाद देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 उत्तर प्रदेश का सम्मान बचाने का चुनाव है। सत्ताधारी दल ने जनता से किया एक भी वायदा पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। भारत की पहचान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जातियों में झगड़ा लगाती है और पुरानी बातों में उलझाना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश में 1931 के बाद जातीय जनगणना ही नहीं हुई।
सभी को अपनी आबादी के अनुपात में हक और सम्मान मिलना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली में 12 जनपथ स्थित सरकारी बंगला अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। ये बंगला पासवान को 31 साल पहले आवंटित किया गया था। जानकारी के मुताबिक शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के अधीन संपदा निदेशालय ने 14 जुलाई को चिराग पासवान को इस बंगले को खाली करने का नोटिस भेजा था। उत्तर प्रदेश में ललितपुर की थाना पुलिस पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला का कहना है कि गांव में परिजनों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद जब वो थाने में शिकायत करने पहुंची तो वहां मौजूद थानाध्यक्ष ने उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसे रात भर अपने कमरे पर रुकने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि उसके 4 वर्षीय मासूम बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया गया। विरोध करने पर पति व देवर को मानव मूत्र भी पिलाया गया। तमाम शिकायतों के बाद भी न्याय मिलता न देख पीड़ित परिवार अब शहर के घंटाघर पर आमरण अनशन पर बैठ गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि ये सही है कि लोग चिंतित हैं। लोगों का चिंतित होना जायज है। जब तक केंद्र और राज्य चर्चा नहीं करते हैं तब तक इसका कोई समाधान संभव नहीं है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। वित्त मंत्री ने वाहन ईंधन की कीमतों पर वर्तमान में बनी इस स्थिति के लिए पूरी तरह से कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। कोविड-19 महामारी के दौरान शेयर बाजारों में खुदरा निवेशकों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। इस दौरान मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के जरिए शेयरों में कारोबार बढ़ा है। सेबी प्रमुख अजय त्यागी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रेडिंग ने पारंपरिक तरीके से किए जाने वाले व्यापार की जगह ले ली है। नए उत्पादों और सेवाओं का उदय हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेगी। बैठक का मकसद बैंकों के प्रदर्शन और कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के मामले में हुई प्रगति की समीक्षा करना है। सूत्रों ने कहा कि मांग और खपत बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक महत्वपूर्ण है। भारत में ई कॉमर्स का बाजार बहुत तेजी से फैल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में ई कॉमर्स का आकार बढ़कर $40 बिलियन का हो जाएगा। 2019 में ये महज $4 बिलियन का था। इस ग्रोथ रेट के पीछे डिजिटल क्रांति बहुत बड़ा कारण है। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि ऑनलाइन खरीदारी में बहुत तेजी दिख रही है। ग्रामीण भारत में भी इंटरनेट की पहुंच हो चुकी है और बाकी के क्षेत्रों में इसकी पहुंच की रफ्तार काफी तेज है। इंटरनेट पहुंच के कारण वहां के कस्टमर्स के बिहेवियर और पैटर्न में भी काफी बदलाव हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका की राजनीति भी गरमाई हुई है। जो बाइडेन के फैसले का विरोध भी हो रहा है। हालांकि उन्होंने अपने फैसले का बचाव किया है। जो बाइडेन ने कहा है कि वह पूरी तरह से इस फैसले के साथ है और युद्धग्रस्त देश में सरकार अनुमानित समय से पहले ही गिर गई। उन्होंने तालिबान को भी चेतावनी दी कि यदि उसने अमेरिकी कर्मियों पर हमला किया या अफगानिस्तान में उनके अभियानों को बाधित किया तो अमेरिका उसके खिलाफ त्वरित और उग्र कार्रवाई करेगा। अफगानिस्तान पर तालिबान का अधिकार हो गया है। ज्यादातर देश वहां से अपने दूतावास खाली कर रहे हैं और अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में लगे हैं। वहीं चीन, पाकिस्तान तालिबान के शासन का खुला समर्थन कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में रूस का नाम भी जुड़ गया है। अफगानिस्तान में रूस के राजदूत ने दावा किया कि तालिबान ने पहले ही अपेक्षा काबुल को ज्यादा सुरक्षित कर दिया है। बता दें कि रूस के खिलाफ ही तालिबान अस्तित्व में आया था। अफगानिस्तान के 27 साल की जरीफा गफरी ने 2018 में मेयर बनने के बाद इतिहास रच दिया था, लेकिन देश में तालिबान का कब्जा होने के बाद जरीफा के मन में ये सवाल चल रहा है कि अब उसका और उसके देश का भविष्य कैसा होगा। इस बीच 27 साल की मेयर जरीफा गफरी ने अपने काबुल अपार्टमेंट में बैठी हुई है और अपने देश को टूटते हुए देख रही है। एक खबर के मुताबिक जरीफा ने कहा कि वो यहाँ बैठी है और उनके यानी कि तालिबानियों के आने का इंतजार कर रही है। उनकी या और उनके परिवार की मदद करने वाला कोई नहीं है। वो बस अपने पति के साथ बैठी है और वे यानी कि तालिबानी उनके जैसे लोगों के लिए आएंगे और उन्हें मार डालेंगे। वो आगे लिखते हैं कि वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती और वैसे भी वो कहाँ जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तजिकिस्तान के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उन्हें वहां पर उतरने
नहीं दिया गया था, जिसके बाद उनके विमान ने ओमान की तरफ अपना रुख कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ राष्ट्रपति अशरफ गनी भी ओमान में हैं और जल्द ही अमेरिका जा सकते हैं। रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी ने दावा किया कि अफगानिस्तान से भागते हुए अशरफ गनी अपने साथ खूब सारा पैसा लेकर निकले थे, लेकिन विमान में जगह कम होने की वजह से पैसों से भरे हुए कुछ बैग उन्होंने रनवे पर ही छोड़ दिए। जानी मानी मानव अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर हैरत जताते हुए कहा कि वह संकटग्रस्त देश में रह रही महिलाओं, अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए चिंतित है। मलाला ने वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों से तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान करने का अनुरोध किया और अफगानिस्तान के नागरिकों की मदद के लिए अपील भी की। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर वहां से जाने वाले लोगों की भीड़ लग गई है। सोमवार को जहां दुनिया ने उड़ते विमान से नीचे गिर रहे लोगों को देखा, तो वहीं अब एक और तस्वीर आई है जो वहां की भयावह स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। ये तस्वीर अमेरिकी वायुसेना के C-17 विमान की है। इस विमान में यात्रियों की जो भीड़ दिखी वह मुंबई की लोकल ट्रेन से भी ज्यादा है। इस अमेरिकी कार्गो में करीब 640 अफगानी नागरिक भरे हुए दिख रहे हैं, जबकि आमतौर पर इस विमान में 150 सैनिक सफर करते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के लोग किसी तरह जान बचाकर दूसरे देश जाने की कोशिश में हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी देशों से अपील की है कि वो शरणार्थी को न लौटाएं। इस बीच यूके सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यूके उन अफगान नागरिकों के लिए एक नई पुनर्वास योजना शुरू करेगा जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस योजना में खास तौर से महिलाओं और लड़कियों को तवज्जो दी जाएगी। इसकी घोषणा जल्द ही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। T20 विश्व कप का आयोजन UAE और ओमान में होगा। इन सब के बीच ICC ने T20 विश्व कप का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक T20 विश्व कप का आगाज 17 अक्टूबर से होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच भी मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को दुबई में मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय तेज गेंदबाज ने पहले बल्ले से कमाल दिखाकर इंग्लैंड पर दबाव बनाया और फिर अपनी धारदार गेंदबाजी से उसकी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया, जिससे विराट कोहली की टीम ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में 151 रन से बड़ी जीत दर्ज करके 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।